लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, और वो होता है डी की वजह से। नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका न्यूक्लियस हैवी होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2। कार्बन ऑक्साइड बना दिया, फास्फोरस ऑक्साइड बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। जब साथ में एल्कली मेटल हो तो F- डोनर की तरह काम करेगा। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पी ब्लॉक दर्शकों की भारी डिमांड पे पी ब्लॉक का माइंड मैप रिवीजन। लेकिन पी ब्लॉक को लेकर काफी कंफ्यूजन है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन है? कितना पढ़ना है? क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी सबके पास है, उसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। देखो, ये चीज मैं बता देता हूं कि वैसे जितना कंफ्यूजन आपको है उतना ही कंफ्यूजन एक टीचर को भी है। सिंपल सी बात कहूं, मैं अभी बोल दूं कि नहीं मैं ये वो सब, लेकिन हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है वो नया सिलेबस। उस नए सिलेबस में कंपाउंड्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। उस नए सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, यानी कि बोरोन फैमिली से लेके हैलोजन फैमिली तक क्या लिखा हुआ है, या उनकी लिखी हुई है एटॉमिक प्रॉपर्टीज, उनकी लिखी हुई है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी। और केमिकल रिएक्टिविटी में क्या आता है बेटा? केमिकल रिएक्टिविटी वगैरह में आती है चीजें क्या कि मतलब पानी के साथ रिएक्शन, हैलोजन्स के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, जो कॉमन रिएक्शंस होती है ना, जो एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्शंस होती है। लाइक बोरोन पानी के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? बोरोन का कोई कंपाउंड नहीं। तो एलिमेंट्स की रिएक्शन मुझे लगता है कि केमिकल रिएक्टिविटी का पार्ट है, तो एलिमेंट्स की रिएक्शन तो हम देखेंगे। जो हम पहले पढ़ा करते थे HNO3 और फिर उसकी रिएक्शन, HCl और फिर उसकी रिएक्शन, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अमोनिया फिर उसकी रिएक्शन, PH3 फिर उसकी रिएक्शन, PCl3 की रिएक्शन, PCl5 की रिएक्शंस, H2SO4 की रिएक्शंस, उसकी प्रिपरेशन, SO2 की रिएक्शन, उसकी प्रिपरेशन, ये सब अब नहीं आएगा। यानी कि कंपाउंड्स तो उन्होंने मेंशन नहीं किए हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भैया एलिमेंट्स जो हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम वो सब हवा पानी के साथ रिएक्शंस जो हैं वो देखेंगे। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि हम चैप्टर डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, है ना? जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है, एनटीए की साइट पे जाकर आप पढ़िएगा। जो मैंने 4-5 चीजें बताई है वही पूछी जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को किस तरह से करने वाले हैं। हम इस चैप्टर को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे कि ऐसी ये वाली चीजें तो हम कॉमन पढ़ेंगे सबके लिए, है ना? लाइक इंट्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होता है वो बाकियों से अलग व्यवहार दिखाता है, उसको बोलते हैं एनोमैलस। एनोमैलस का मतलब होता है औरों जैसा नहीं, भीड़ से हटके, वो होता है बेटा एनोमैलस, ठीक है? और ये चीजें हम ग्रुप वाइज कर लेंगे, जो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, या कुछ और मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइक N2 है। तो N2 जो है वो N2 15th ग्रुप में अमोनिया हो गया, है ना? 15th ग्रुप में HNO3 हो गया, वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम N2 जरूर पढ़ेंगे। तो N2 की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज, N2 की प्रिपरेशन, सब कुछ लिखा हुआ है। यूं मान के चलिए ये नोट्स जो है वो सब कुछ लिखे हुए हैं, रिवाइज कराना है क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो मैं बैठकर नोट्स नहीं बनवा सकता। नोट्स में सारे लेकर आया हूं, मैं बस डिक्टेट करके चीजें सिखा दूंगा आपको। ठीक है भाई, शुरू करें? आ जाओ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आइए, इंट्रोडक्शन में पी ब्लॉक के बारे में क्या जानते हो? कहां पर प्लेस्ड होते हैं? ग्रुप 13 टू 18, ठीक है? इनका वैलेंस शेल यानी कि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NS2Np6 होता है। क्या होता है? NS2Np126, यानी कि 1 से लेके 6 तक होंगे तो ग्रुप नंबर चेंज हो जाएंगे। अगर NP1 होता है तो ग्रुप 13, 2 होता है तो 14, 3, 15, 4, 16, ऐसे करके 5, 17 एंड द लास्ट वन इज 6, जहां पर हम इनर्ट गैसेस पढ़ते हैं, वो हमारा 18th ग्रुप हो जाएगा। ऑल 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं नीचे की तरफ, जैसे
अपना लेड ले लो, टिन ले लो, है ना, और मेटलॉइड्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स तो सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर बात करें कि सबसे ज्यादा क्या होता है तो नॉन मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा कौन होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स होते हैं। कुछ मेटलॉइड्स होते हैं और उनसे भी कम मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स होते हैं, सबसे कम होते हैं पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स सबसे कम होते हैं, है ना, बस नीचे नीचे वाले मान लो आप, सबसे नीचे नीचे वाले। चलो, तो उसके बाद जो 11th क्लास में हम पढ़ते हैं वो ग्रुप 13 14 थे। हालांकि अब 11 12 का कोई लेना देना नहीं, मतलब अब हम अभी माइंड मैप में है तो सारा एक साथ ही पढ़ेंगे। 13 14 15 16 17 बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, नोबल गैसेस, है ना, और इनके कुछ नाम भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपके सामने ये फैमिलीज लिखी हुई है। इस स्लाइड में तो आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बेसिक वाली स्लाइड है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आइए देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा था कि जो ग्रुप 13 है वो NS2 NP1 होगा, ग्रुप 14 NS2 NP2, है ना, जो P1 P2 P3 P4 P5 P6 सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। देखो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 2s2 2p1 है तो पीरियड के अंदर n की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये 2s2 2p2, बस 1 की जगह 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। फिर यहाँ 3s2 3p1 है तो 3s2 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, बाकी आगे वाली चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। ऐसा 3s2 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, वो कॉमन रहेगा। अब देखो गैलियम है, अच्छा किस किस को याद है बेटा कि पहला s होता है, ये दूसरा पीरियड है तो sp हो गया, तीसरा पीरियड sp हो गया, s जो कि फर्स्ट पीरियड, याद करो मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था s sp sp sdp sdp sfdp sfdp, यानी कि ये sdp आएगा अब, है ना। तो पहले s फिर d फिर p, लेकिन मैंने पहले d क्यों लिखा है ना, मैंने dsp क्यों कर दिया, है ना, क्योंकि ये 3 नंबर शेल है तो उसको पहले लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात करोगे सीक्वेंस की तो सीक्वेंस के हिसाब से एस में ही पहले इलेक्ट्रॉन गया है, फिर डी में गया है और फिर पी में गया है, ठीक है। तो आउटर के चक्कर में इसको बाहर लिखा जाता है। सीक्वेंस हमारी गलत नहीं है, जो हमने सीखा है एसडीपी वो सही है बेटा, ठीक है ना। एसडीपी बताता है कि आपने किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरना है, और ये क्या बता रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि 3 नंबर शेल अंदर है तो उसको पहले लिख दिया, बस वो खाली लिखने का तरीका है। ये नहीं है कि 3D इलेक्ट्रॉन, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन पहले गए, नहीं नहीं, पहले 4s में ही गए, SDP ऐसा ही होगा। तो आप कितना चेंज है, सेम रहेगा, P1 यहाँ P2 यहाँ, सब आपको लिखना है अपने आप पूरा एज इट इज सारा लिख सकते हो। अगेन ये वाला भी ऐसा ही होगा, आप पूरा लिख सकते हो। इधर जब बढ़ोगे तो आपको खाली यहाँ के नंबर्स को चेंज करना है। फिर आएगा SFDP, SFDP, वो नंबर्स वो लिखे हुए हैं इंक्रीजिंग नंबर में तो 4 5 6 हो जाएगा। अदरवाइज आप इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लो, सबका सेम है, NS2 NP1 देख लो, आउटर मोस्ट सेम है। तो ऐसे का ऐसा इसका हो जाएगा क्या, सिर्फ P2 कर देना, बाकी सब कुछ इसके नीचे जो भी आएगा उसका लिख सकते हो, है ना। तो ये जर्मेनियम है तो यहाँ यहाँ टिन का आ जाएगा और यहाँ लेड का आ जाएगा। इसी तरह से एलिमेंट्स आपको पता ही है, आप कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हो। 5 मिनट लगाइएगा, इस वीडियो को रोक कर 5 मिनट में ये सारे कॉन्फ़िगरेशन खुद से जरूर लिखिएगा। मुझे पता है ये देखने के बाद हर बच्चे के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, आसान है मैं खुद ही लिख लूंगा। नहीं, अब भी रोक वीडियो को और लिख ले बेटा, है ना, क्योंकि जो काम तुझे लगता है कि आसान है और उसे छोड़ दिया जाता है, कई बार वो भी हमको तकलीफ देता है। इसीलिए खुद को आजमाने के लिए इतना मत सोचो, चीजें आसान हो मुश्किल हो लड़ो जरूर। तो यहाँ पे वीडियो को रोक दे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आसान है, रोक दे, 5 मिनट लगेंगे, अगर आसान है तो तुझे और कम लगेगा, देख ले फटाफट, ठीक है भाई, गलती का चांसेस कम रखो। फिर आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर क्या आता है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की हम बात कर लेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करेंगे, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट को बाद में पढ़ते हैं हम, तो पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात हम करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो कुछ हमने पढ़ा, मतलब ये हो रहा है आपका पक्का रिवीजन। साइज के अंदर ग्रुप 13 में दिक्कत थी, याद है, ग्रुप 13 में दिक्कत थी, ठीक है। गैलियम में क्या लग रहा था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, किस वजह से लग रहा था ये लिखो, लिखा हुआ है, कहाँ पढ़ाया है, माइंड मैप में ही तो पढ़ाया है।
माइंड मैप की सीरीज में पढ़ा दिया है सारी चीज, है ना। आप पीरियोडिक टेबल का माइंड मैप अगर आपने देखा होगा इसी साल का, तो उसमें भी ये सब बता रखा है। तो ये आपको पता ही है ये वाला ऑर्डर, और ये होता है किस वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सर, फिर आपने तो 13 का बताया, 14 से लेके 18 तक तो मैं बोलूंगा नो एक्सेप्शन, कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 से लेके 18 तक अगर आपको साइज का ऑर्डर पूछा जाए, कोई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप सिर्फ सीधा इंक्रीज करिए, सीधा इंक्रीज करिए, टॉप टू बॉटम जो है वो एन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। ठीक है बेटा, ये आपको कहां से कहां तक रखना है, 14 से लेके 18 तक। तो आपकी सारी प्रॉपर्टी एक साथ हो गई है। आपने खूब सारा सिलेबस आप एक एक झटके में कवर करते जा रहे हो बेटा। आ जाओ, अब आते ही दूसरी प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज हो गया हमारा। आयोनाइजेशन एनर्जी में पीरियोडिक टेबल में हमने 13th और 14th में दिक्कत देखी थी। 13th में दो जगह दिक्कत थी, है ना। एक जगह था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, दूसरी जगह था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वापस समझाने की जरूरत तो नहीं है, सब कुछ पढ़ा रखा है बेटा, है ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, और वो होता है डी की वजह से। अगर इसका फाइनल ऑर्डर पूछे तो बात गई, याद होगा आपको। और अगर इसका फाइनल ऑर्डर पूछे तो एसएन और पीबी को आगे पीछे कर दीजिए बस। तो ग्रुप 14 का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है उसमें खाली एसएन पीबी को ऊपर नीचे करना है। उसमें प्रॉब्लम आती है इसीलिए क्योंकि दो जगह चेंज है 13th वाले में, तो वो मैंने फाइनल ऑर्डर लिखा हुआ है बात गई के नाम से, याद रह जाएगा भाई, बात गई। चलो सर, 15 से 18 कोई दिक्कत नहीं है, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। 15 से लेके 18 तक आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्लियर कर देता हूं, ये हम 6th ग्रुप तक पढ़ते हैं, सिर्फ सॉरी 6th पीरियड तक पढ़ते हैं, हम 7th पीरियड नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम लेड तक पढ़ते हैं, लेड से नीचे वाले एलिमेंट को हम कभी लिखते ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। इनफैक्ट आपको कभी सवाल भी पूछा जाता है तो 6th पीरियड को भी टाल दिया जाता है। बट हाँ ठीक है, हम 6th पीरियड तक पढ़ते हैं, मतलब 2nd पीरियड से 6th पीरियड तक हम पढ़ते हैं। पी ब्लॉक 2nd पीरियड से स्टार्ट होता है। 7th पीरियड के एलिमेंट्स हम कंसिडर नहीं करते हैं, रीजन है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। फिर आती है आयोनाइजेशन एनर्जी, हो गई। ठीक है, अब क्या आएगा, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले लो, आ जाओ भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ और ऑर्डर देख सकते हो, जैसे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, है ना, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, तो वो हम किसके लिए पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। पर ये सब मैंने पीरियोडिक टेबल में बता रखा है, देख लेना यार, क्यों यहाँ पे क्यों टाइम वो कर रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब पीरियोडिक टेबल में बता रखे हैं मैंने, जिन जिन के लिए बता रखे हैं वो देख लेना। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी की बात करते हैं। इन ग्रुप 13 to 18 डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या, कि अगर कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन है, देखो कायदे से सिलिकॉन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, और टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर अगर वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नियम से तो सब में डेंसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन एक यूनिक चीज लिखी हुई है कि कार्बन को अगर डायमंड की फॉर्म में देखते हो तो वो बहुत सॉलिड और बहुत ही जायंट स्ट्रक्चर है, बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर है, उसका फिर डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि डायमंड जो है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में एलोट्रोप होता है, और ग्रेफाइट का मतलब होता है बेटा वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और लेयर्ड के बीच में क्या आ जाता है, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें तो वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और लेयर के बीच में कौन सा फोर्स है, वीक वंडरवॉल फोर्स है। इस वीक वंडरवॉल की फोर्स की वजह से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ये किस चक्कर में लिखा हुआ है हमने, ग्रेफाइट के लिए। तो अगर कार्बन को ग्रेफाइट की फॉर्म में लेते हो तो फिर जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, हम वही सोच रहे हैं कि टॉप टू बॉटम ज्यादा होगा तो कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन होना चाहिए। लेकिन अगर कार्बन ज्यादा है, वो कब हो सकता है कि अगर आप डायमंड लेते हो, तो डायमंड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, डायमंड एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, डायमंड में लगातार सॉलिड लगातार नेटवर्क्स हैं सिग्मा बॉन्ड के, कार्बन 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 से एक साथ जुड़ा हुआ है, वहां पर ऐसा कोई वॉल्यूम बढ़ाने वाला सीन नहीं है।
ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना बेटा कि ये डायमंड वाला जो केस है और ये ग्रेफाइट वाला केस है, इसमें क्या ऑर्डर इसलिए चेंज हो जाता है। तो हमारे पास अगर ग्रेफाइट वाला केस है तो जो हम सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन अगर हम डायमंड का केस लेते हैं तो हमारे लिए यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आता है। अदरवाइज 13 से लेके 18 तक टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है भाई, क्यों होगी, मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मास बढ़ने पे डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये नॉर्मल है। चलो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 13 14 में डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, 15 16 17 18 में इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 11th, देखो ये 11th क्लास की फैमिली है, ऐसे जुगाड़ से याद करो, ये 11th क्लास की फैमिली है, ये 12th क्लास की फैमिली है। 11th और 12th में छोटा बड़ा कौन होता है, तो 11th छोटा होता है, 12th बड़ा होता है। तो जो छोटा होता है मतलब जो डिक्रीज है, जो कम है उसमें कम होता है, कम नंबर वालों में कम होता है, छोटी क्लास में घटता है, बड़ी क्लास में बढ़ता है। और उस बड़ी क्लास में भी दो जगह पे दिक्कत है, वो है टेल्यूरियम और पोलोनियम, और ये वाला आपका एंटीमनी और बिस्मथ, इनको थोड़ा देख लेना। इंक्रीज होता है बट मैंने स्टार मार्क कर दिया है कि इसका इसका, देखो ये सब डेटा बेस्ड चीजें हैं। आपको क्या लगता है बॉइलिंग पॉइंट ऐसे याद हो जाएगा क्या, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तक तो ठीक है, अभी आ जाओ आगे मेल्टिंग पॉइंट है, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह तो मैंने बता दिया है कि 11वीं में घटेगा और 12वीं में बढ़ेगा। कैसे याद रखोगे, 11वीं में घटेगा 12वीं में बढ़ेगा। ये 11th क्लास की फैमिली है, ये 12th क्लास की फैमिली है, 11वीं में घटता है, 12वीं में जो है वो बढ़ता है। बॉइलिंग का मतलब है उबाल, 12वीं में खून ज्यादा उबाल मारता है बेटा, टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली चीज, मेरा 1 2 3 4 का पैटर्न ये रहता है, मतलब मेरा एक, मैं किसी पर 1 मार्क करके बैठा हूं मतलब वो सबसे मैक्सिमम है, अगर मैं 5 मार्क करके बैठा हूं तो वो मिनिमम है। सर, सर क्या हमको पूरे पूरे ऑर्डर्स पूछे जाएंगे, नहीं बेटा, मैं आपसे बोलता हूं कि जो एक अच्छा एग्जामिनर होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम पे फोकस करता है, क्योंकि उसको पता है कि पूरा ऑर्डर तो डेटा बेस्ड होता है, याद करना मतलब थोड़ा बच्चे के लिए मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट बच्चे की नजर इस चीज पे तो पड़ी होगी कि मिनिमम कौन सा मैक्सिमम कौन सा। तो 1 नंबर और 5 नंबर पे जरूर ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं आपके काम आसान करता हूं, 17 18 टॉप टू बॉटम इंक्रीज, कोई आगे पीछे नहीं हुआ ऑर्डर। चलो 2 ग्रुप कम हो गए, 17 18 टॉप टू बॉटम इंक्रीज। एक ग्रुप और कम करता हूं, 14th ग्रुप, सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ 14th ग्रुप। वो तो याद है क्या, टिन और लेड को आगे पीछे करना था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, टिन और लेड को क्या करना था बेटा, आगे पीछे करना था, बस सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। मतलब मैंने आपका 3 ग्रुप कम कर दिए, देख लो 17 18 और 14, क्योंकि 14 आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर ऑर्डर याद है 14 का, तो वैसे का वैसा ये वाला है, देख लो 1 2 3 4 इधर 5 इधर, मतलब यही तो आगे पीछे हुए हैं। ठीक है बेटा, समझ गए बात को। चलो उसके बाद ग्रुप 13 में ये जरूर ध्यान रखना कि 1 2, फिर ये जो जहां पर गैलियम है वो सबसे मिनिमम हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है तो वो जल्दी लिक्विड बन सकता है, और जल्दी लिक्विड बन सकता है तो अपन उसको थर्मोमीटर्स में यूज कर सकते हैं। तो जहां पर मर्करी वगैरह बहुत हाई टेम्परेचर पर डिग्रेड हो जाते हैं तो वहां पर गैलियम को टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है उस मेटल को, गैलियम। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट निकल के आता है, उसके सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से, अपने ग्रुप में सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये वाला पॉइंट निकल के आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं 15th के 16th के, आप इनको अरेंज करिए 1 2 3 4 5, इनको आप अरेंज करके आप जैसा चाहो अपनी ट्रिक्स बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है बेटा, तो आप ट्रिक्स बना सकते हो। मैंने कहा किसी को कुछ याद ना रहे, ये मिनिमम और मैक्सिमम का मैटर जरूर याद रखना, लाइक मिनिमम इन 16th ग्रुप इज ऑक्सीजन एंड मैक्सिमम इज टेल्यूरियम। ठीक है, और इस चीज को जरूर ध्यान रखना, जैसे ये आर्सेनिक है और ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर टिन है, वहां पे कार्बन है, और कार्बन इसको यहाँ पे ये गैलियम है, वहां बोरोन है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, यहाँ दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि ये तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी।
वापिस बोल रहा हूं बेटा, ग्रुप 15 16 के लिए भी आप ट्रिक बना सकते हो। आप पहले इनको अरेंज कर ले, लाइक आप इसको एएस को पहले लिखें, फिर एसबी को लिखें, फिर आईबीआई को लिखें। आप इनको अरेंज कर लें, फिर इन पर आप क्या बना लोगे, ट्रिक बना सकते हो। क्लियर है? ठीक है भाई, तो आगे बढ़े। अब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ लेते हैं। सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, पीरियोडिक भी और वो भी। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं। पहली चीज, इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, तो उसको समझते हैं। जैसे पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है बेटा, पी ब्लॉक के अंदर हम जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, पी ब्लॉक के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां पर जैसे आपको पता ही है, आपको सीक्वेंस एस पी एस डी पी, देखो पहली बार डी आया, फिर एस डी पी, फिर पहली बार एफ आया। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं तो डी और एफ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। डी और एफ का क्या बढ़ता है बेटा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। यानी अंदर की शेल्स 3 4 4, तो ये 4 सबसे अंदर हुआ, फिर 5, फिर 6 आएगा। तो आप देखते हो कि क्या होता है कि अंदर की तरफ जो है वो, अंदर की तरफ डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स जब हम नीचे आते हैं तो बढ़ते हैं। यानी मैं आपसे पूछूं कि इधर से इधर आने पर, इधर से ऊपर से नीचे आने पर, पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पर डी और एफ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। डी और एफ के इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा, उनकी शील्डिंग पुअर होगी। शील्डिंग पुअर होने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। तो ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका न्यूक्लियस हैवी होता है। इनका न्यूक्लियस क्या होता है, हैवी, यानी कि इनका न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है और ऊपर से इनके जो शील्डिंग है वो पुअर हो रही है। तो यानी न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, वो एनएस इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी कि जो ये एनएस के इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7s वाले, 6s वाले, 5s वाले, उन पर क्या करता है, अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। देखो बीच में कौन आ रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक, बीच में कौन आ रहा है, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स, इनकी शील्डिंग क्या हो रही है, पुअर हो रही है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो वो एनएस में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो एनएस में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो एनएस में जो दो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। जिसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। मतलब उनके इनर्ट रहने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यही कारण है जिसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर मींस दो इलेक्ट्रॉन ऑफ एनएस, उन दो इलेक्ट्रॉन्स के इनर्ट रहने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ती है। कारण, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा जेड इफेक्टिव लगाता है एनएस के इलेक्ट्रॉन्स पे, और एनएस के इलेक्ट्रॉन्स पे लगाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम कर देते हैं, इनर्ट रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई किसी को अगर बहुत टाइटली होल्ड करके बैठा है तो बेचारे को उसको एक्साइट करने में दिक्कत आती है, उसको बॉन्ड बनाने में दिक्कत आती है, उसको बाहर घूमने फिरने जाने में क्या आती है बेटा, प्रॉब्लम आती है। तो यही कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो आपके सामने लिखा हुआ है, अब देखो, एक होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको बोलते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पी ब्लॉक के अंदर, वो एनएस के इलेक्ट्रॉन को मिला दो और एनपी के इलेक्ट्रॉन्स को मिला दो। लाइक अगर 2s2 2p1 है तो इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। और एक होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ग्रुप 13 है, NS2 NP1 है, तो 2 और 1 3, तो ये इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसको हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ये 2 + 2 4, ये 3 + 2 5, ऐसा होता है। फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ये -2 क्यों हुआ, ये -2 क्यों हुआ, क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हुआ बेटा। ये किस वजह से हुआ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि नीचे जाने पर हेवियर मेंबर्स में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नीचे वालों में इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि नीचे वालों में डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एस के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली होल्ड रहते हैं। तो नीचे वालों में वो एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 यूनिट से घट जाती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो यही कारण है, देखो 3 में से 2 कम कर दो 1, 4 में से 2 कम कर दो 2, 5 में से 2 कम कर दो 3, तो ये हो गई आपकी 13, 14, 15 की HOS और LOS। फिर आता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, ये देख लो। आ जाओ भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट को ऐसे वर्बली समझा दिया,
अब ये आप इसको प्रॉपर तरीके से भी समझ लो। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इन हेवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, हेवियर एलिमेंट्स का मतलब नीचे वाले, द टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन पेयर टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस डिक्रीजेज, दिस इज नॉन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जो कि अभी मैंने जस्ट पहले वाली स्लाइड पे बताया है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इन हेवियर मेंबर्स ग्रुप ऑक्सीडेशन इज डिक्रीज बाय 2 यूनिट, वही बात है कि 2 से कम कर दो, क्योंकि एस के 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यूनिट से क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। पीछे अभी मैंने बता दिया है, ये एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने बता ही दिया था, एस एस पी एस डी पी एस डी पी। तो ये जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो ये मैं बता चुका हूँ, ये डी है एफ है, इसको अब यहाँ पे कोई समझाने का कोई लॉजिक नहीं है, पहले वाली स्लाइड पे हमने कर लिया है। तो ये था डी एंड एफ। अब सर सवाल कैसा आएगा डी एंड एफ से, ये ऐसा आएगा बेटा सवाल, आपको 13 और 14 और 15 की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछेंगे टॉप टू बॉटम। देखो हमने कहा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होगी, है ना, इसकी इंक्रीज होगी, इसकी भी इंक्रीज होगी, और इसकी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अब देखो इनमें तो आपको बोरोन पे +1 लगाओ, एल्यूमिनियम पे +1 लगाओ, गैलियम पे +1 लगाओ, है ना, थेलियम पे +1 लगाओ, इंक्रीज कर दो। अगर एलओएस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो 3 वालों में मैंने डिक्रीजिंग लिया है, एक वाले में मैंने इंक्रीजिंग लिया है, सेम एज इट इज 14th ग्रुप के लिए। वहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, मैं डिक्रीज करूंगा, +2 है मैं इंक्रीज करूंगा, +5 है मैं डिक्रीज करूंगा, +3 है मैं इंक्रीज करूंगा, दैट्स इट। ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है पूरा। और ये जो 6 सवाल हैं इसमें से मैक्सिमम चांस 13th ग्रुप के लिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर ये वाला ऑर्डर है ना पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो चांसेस है कि 13th ग्रुप की +1 की स्टेबिलिटी पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है, +1 की। ठीक है, अदरवाइज आप 15 14 15 के लिए भी देख ही पा रहे हो। ठीक है भाई, ये चीज हो गई हमारी। अब हमारे सामने एक चीज आती है, वो क्या, देखो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट यानी कि हर एक ग्रुप में सबसे पहला वाला, जैसे फ्लोरीन फैमिली है तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो वो अलग व्यवहार दिखाएगा, ऑक्सीजन अलग व्यवहार दिखाएगा बाकी सबसे, सल्फर वगैरह से, नाइट्रोजन अलग व्यवहार दिखाएगा, बोरोन अलग व्यवहार दिखाएगा, कार्बन अलग व्यवहार दिखाएगा। यानी हर एक ग्रुप का जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है वो अपने ग्रुप में बाकी सबसे अलग व्यवहार दिखाता है। बोरोन अपने नीचे आने वालों से अलग चलता है। इनके रीजंस लिख रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना जाकर तो आपको हर एक फैमिली में जाकर कॉमन चीजें निकलेगी। उस एक पर्टिकुलर, एक तो ये पॉइंट हमेशा होगा हर एक फैमिली में कि एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। ये पर्टिकुलर जब आप जिस जिस ग्रुप में जाओगे ना यहां वहां पर ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में हमेशा मिलेगा। मैंने क्या किया, मैंने वो सारे पढ़ लिए, मैंने देख लिया कि ठीक है आपको पढ़ना तो है ही, वहां जाकर वो चीज तो पढ़नी है, ये एनोमलस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट आपको जाकर एनसीईआरटी से पढ़ना है बेटा। लेकिन आप ये देखोगे कि आपको एक कॉमन रीजंस नजर आएंगे। वो कॉमन रीजंस होंगे क्या, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड द लास्ट वन इज, एंड द लास्ट बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि 2D नहीं होता, 2D प्रेजेंट नहीं होता। तो इन सारे रीजंस पर बात की गई है, इन सारे रीजंस पे उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब वो पॉइंट्स आप जाकर एनसीईआरटी में रीड करोगे, लिख लो इसको एज ए होमवर्क, लिख लो कि ये वाला टॉपिक आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, लिख लो इसको होमवर्क के नाम पे, लिख लो ये वाला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जाकर। और आप देखोगे कि वहां पर कॉमन पॉइंट्स हैं, ये रीजंस हैं, कहीं पर स्मॉल साइज की वजह से ऐसा हो रहा है, कहीं पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा हो रहा है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से हो रहा है। और ये सेकंड, मतलब मैं आपसे पूछूं कि सेकंड पीरियड वाला एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है, तो उसके रीजंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे चारों रीजंस। और उन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे, क्योंकि ये दोनों, ये तीनों तो क्या है कि ऑलमोस्ट
सेम चलते हैं, साथ चलते हैं। छोटी साइज है तो EN ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, नो डाउट। बट ये जो चौथा पॉइंट है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये इनकी काफी सारी केमिस्ट्री को बदल देता है बाकी एलिमेंट से। तो जरूर पढ़िएगा बेटा, ठीक है। मैंने रीजंस बता दिए हैं आपके लिए, अब चीजों को समझना आसान होगा क्योंकि आप बार बार रीजंस पे नहीं जाओगे। आपको पता है कि जो कुछ पॉइंट्स आप इन टॉपिक्स में पढ़ोगे वो किसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन रीजंस की वजह से हैं, उनके परिणाम है ये, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं ग्रुप 14 की, है ना। केमिकल रिएक्टिव पे आते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी पे आ जाते हैं। अब हम ग्रुप वाइज चीजें पढ़ेंगे, है ना। ये देखो, ये वाला यहाँ पे एक चीज और मिल गई मेरे को यहाँ पे, वो भी देख सकते हो, उसी का अपडेटेड वर्जन, उसी का अपडेटेड वर्जन। ये देखो, चाहो तो ये वाला ले लो। ये देखो, स्मॉल साइज, हाई EN, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। तो मैंने इनके छोटे छोटे कॉन्सिक्वेंसेस लिख दिए। स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा, है ना, पाई बॉन्ड इजीली बना लेते हैं, जैसे अपने से और अपने ज्यादा छोटे, मतलब अपने जैसे सेकंड पीरियड के साथ। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, चार से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं हो सकती, डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। ये सारी चीजें मैंने विद कुछ कुछ चीजें मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है भाई, कर लोगे। तो ये मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, वो रहने देता हूँ, वो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये डायमंड ग्रेफाइट वगैरह पे हम बाद में आते हैं, पहले एक बार वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। अब पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप 13 की रिएक्शंस पे। देखो, एलिमेंट्स की रिएक्शन देखते हैं, एलिमेंट्स की। ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट होगा, अब हम ग्रुप वाइज चल रहे हैं, ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट होगा ऑक्सीजन के साथ E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएगा। E2O3 टाइप का मतलब हो गया है कि ये +3 वाले ऑक्साइड ज्यादातर बनाते हैं, जैसे B2O3, L2O3, Ga2O3, E2O3। E फॉर द एलिमेंट नहीं, E फॉर एलिफेंट नहीं, एलिमेंट होता है, ठीक है बेटा। हाँ, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, E फॉर एलिफेंट नहीं, E फॉर एलिमेंट। चलो, तो ये एसिडिक होता है, सभी जानते हैं। और जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया, आली गाया, एम्फोटेरिक हो गया। ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक इन नेचर। टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर बढ़ता है ऑक्साइड्स का, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। तो देखो, सबसे ऊपर वाला एसिडिक, बीच वाले एम्फो और सबसे नीचे वाले बेसिक हो गए। अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड बनाएगा, EN टाइप के नाइट्राइड बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल ALN, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर ये हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, तो इस तरह के हेलाइड्स बनाएगा, EX3 टाइप के हेलाइड्स बनाएगा, BF3, BCl3, Bi3, Cl3, Li3 एटसेट्रा। थेलियम आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट इन, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थेलियम+1 एग्जिस्ट करता है, थेलियम+1 एग्जिस्ट करता है, थेलियम+3 एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये थेलियम+1 जो है वो मोर स्टेबल होता है। ओके बेटा, थेलियम की +1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी ग्रुप 13 में, अभी पीछे ऑर्डर देखा था हमने। ये 13th ग्रुप की रिएक्शन हो गई, 13th ग्रुप की रिएक्शन हो गई। अब आते हैं हम 14th ग्रुप की रिएक्शन पे। 14th ग्रुप की रिएक्शन देख लो। 14th ग्रुप की रिएक्शन में पहली रिएक्शन वही, ऑक्सीजन के साथ EO और EO2 टाइप के ऑक्साइड्स दो तरह के बन सकते हैं, +2 +4 वाले ऑक्साइड्स बन सकते हैं, +2 CO, CO2, SiO, SiO2, GeO2, SnO2, SnO2। अब कौन सा क्या होता है, ये एम्फोटेरिक होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। SiO जो है वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CO जो है वो न्यूट्रल होता है, ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। ये चीज है। तो इसके बाद हम ग्रुप 14 में अगली रिएक्शन भी देख लेते हैं, ग्रुप 14 की अगली रिएक्शन देख लेते हैं। वो कौन सी है, हेलोजन के साथ वाली, आ जाइए। हेलोजन के साथ वाली रिएक्शन देख लेते हैं, ये देखो, हेलोजन के साथ वाली रिएक्शन देख लेते हैं। ग्रुप 13 में दूसरे नंबर की रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई, हेलोजन की। वो पहली हो गई थी बेटा, ये दूसरी हो गई हमारी, दूसरा नंबर रिएक्शन। हेलोजन्स के साथ दो तरह के हेलाइड्स बनाते हैं, डाई हेलाइड्स, टेट्रा हेलाइड्स। डाई हेलाइड्स का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, टेट्रा हेलाइड्स का मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीजिंग होती है ग्रुप में,
तो अगर आपसे पूछा जाए CX4, SiX4, GeX4, SnX4, PbX4, तो आप स्टेबिलिटी इसकी क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। अगर आपको डाई हेलाइड्स की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो फिर आप इंक्रीज करोगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, +2 की बढ़ती है और ये बढ़ती है। अब ये सारे जो हैं ये कोवलेंट होते हैं +4 वाले, क्योंकि अगर केटायन पर चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा और कोवलेंट नेचर होगा। तो ये सारे जो हैं वो है ना, CCl4 वगैरह आप पढ़ते हो, CCl4, SiCl4, ये सब टेट्रा हेलाइड्स होते हैं और ये कोवेलेंट होते हैं, एक्सेप्ट PbF4 एंड SnF4, ये आयनिक होते हैं। ये नीट में पूछा जा चुका है सवाल। PbF4 और SnF4 जो हैं ऐसे टेट्रा हेलाइड्स हैं जो आयनिक होते हैं, कोवेलेंट नहीं होते, बाकी सब कोवेलेंट होते हैं। रीजन है इनमें फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, तो एनायन अगर छोटा होगा तो भी फजान का उल्टा हो जाएगा। हमने कहा था केटायन छोटा और एनायन बड़ा होता है तो फजान रूल लगता है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। कुछ याद आ रहा है ऐसा? लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्मॉल एनायन है तो फजान्स रूल का उल्टा हो चुका है भैया, यानी कि आयनिक कैरेक्टर जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये हो गई हमारी ग्रुप 14 की बात। ग्रुप 14 की एक रिएक्शन और है कि अगर इनको आप पानी के साथ रिएक्शन करवाते हो, अगर आप इनको पानी के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, ये पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। ऐसा कैसा? उसका कारण है कि इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। फिर आता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कि लेड तो मेटल है, पीबी वाज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट बट रिमेन्स इनर्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट। यानी लेड मेटल है और मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, अच्छे खासा रिएक्टिव भी था। अच्छा खासा रिएक्टिव होने के बाद भी इसने पानी के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं करी क्योंकि इसने अपनी अच्छी खासी रिएक्टिविटी को पहले ही इस्तेमाल करके हवा के साथ एक ऑक्साइड की लेयर पहले ही बना ली। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हाँ, लेकिन अगर आप पानी की जगह स्टीम ले लो लाइक H2O इन गैसियस फेज, तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां वो लिक्विड फॉर्म में है, तो फिर रिएक्शंस पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो फिर रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल है, ये ज्यादा ध्यान रखना। उसके बाद आता है ग्रुप 15। ग्रुप 15 की बात कर लेते हैं, आइए। ग्रुप 15 में जैसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे वो दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, +3 वाला +5 वाला, E2O3 E2O5, इस तरह के ऑक्साइड्स बनाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एसिडिक होते हैं, NO और N2O न्यूट्रल होते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक की ट्रिक है जनाबे आली, सबसे सबसे अच्छा दोनों आ रहे हैं, एम्फोटेरिक है। Bi का ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में। ठीक है भाई, फिर हैलोजन के साथ इनकी रिएक्शन देख लेते हैं। ग्रुप, ये पहली रिएक्शन हो गई, ये दूसरे टाइप की रिएक्शन हो गई कि अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो +3 और +5 वाले हैलाइड्स बनाएंगे, जिनको बोलते हैं ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटाहेलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटाहेलाइड्स, ठीक है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसलिए NX5, तो पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन डू नॉट एग्जिस्ट, ये NCERT की लाइन है, मैंने लिख दिया NX5 डू नॉट एग्जिस्ट। दैट मींस पेंटाहेलाइड्स डू नॉट, नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि नाइट्रोजन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट और उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी सिर्फ 4 हो सकती है। अगर उसको 5 हेलोजन जोड़ने हैं तो 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, जो कि उसके लिए संभव नहीं है। कोवेलेंट कैरेक्टर ये +3 है, ये +5 है, तो इस +5 वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सारे EX3 भी कोवेलेंट होते हैं एक्सेप्ट BiF3। ऐसा नहीं है कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर यही होते हैं 5 वाले, नहीं, ट्राई हेलाइड्स भी कोवेलेंट्स होते हैं लेकिन BiF3 नहीं होता। क्यों? क्योंकि Bi जो है वो साइज में बड़ा मेटल हो गया, हाँ, और ये बड़ा मेटल बड़ा कैटायन और छोटा एनायन हो गया। तो नीचे वाले कैटायंस के साथ तुम छोटा एनायन लगाओगे तो उसमें तो आयनिक कैरेक्टर ही रहेंगे ना बेटा। जैसे PbF4, SnF4, वो क्या था, SnPb, वो नीचे वाले हैं। अब आप कैटायन तो नीचे वाला ले रहे हो यानी बड़ा कैटायन ले रहे हो, और साथ में फ्लोरीन लगा रहे हो यानी एनायन ऊपर वाला ले रहे हो। तो बड़ा कैटायन छोटा एनायन, ये कॉम्बिनेशन हमेशा फजान्स रूल का उल्टा होता है। ये कॉम्बिनेशन फजान्स रूल का उल्टा होता है तो मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर इसलिए बढ़ते हैं। ओके, हाँ, ट्राई हेलाइड्स में से जो नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड्स होते हैं उसमें सिर्फ NF3 एग्जिस्ट करता है, NF3 स्टेबल होता है। NCl3, NBr3, Ni3 हाईली एक्सप्लोजिव एंड अनस्टेबल, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं NCl3 वगैरह, और ये सब है ना, माइनिंग वगैरह में काम आता है NCl3 तो।
ब्लास्ट वगैरह करवाने के लिए, ब्लास्टिंग होती है माइनिंग में, वहां ये काम आता है ये सब चीजें, ठीक है भाई। और क्या हम ग्रुप 15 में कर सकते हैं, तो और ग्रुप 15 में हम N2, मैंने कहा था ना हम N2 की बात करेंगे, तो हम N2 की बात कर सकते हैं, N2 की बात कर सकते हैं। ये देखो, तो N2 की बात करते हैं, तो मैंने कहा था एलिमेंट एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, है ना। मैक्सिमम हम सिलेबस टच करके चल रहे हैं और उससे एक ऊपर ही चल रहे हैं, है ना, सिलेबस से एक स्टेप ऊपर ही चल रहे हैं। तो N2 की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपको बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को आप गर्म करते हो तो हमको N2 मिलती है, और वो N2 वेरी प्योर N2 होती है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, वेरी प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ बेरियम एजाइड एंड सोडियम एजाइड। उसके बाद अगर आप अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हो तो भी N2 मिलेगा, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हो तो भी N2 मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम नाइट्राइट को रिएक्शन करवाते हो तो भी N2 मिलेगा। तो N2 के प्रिपरेशन जो भी NCERT में दी हुई है वो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। थोड़ा देख लेना किस किस से बन सकता है। कभी आपसे पूरी पूरी रिएक्शंस नहीं लिखवाई जाएगी, सिर्फ यही बताया जाएगा कि इनमें से N2 किस से बन सकता है। तो वो पूछ लेगा इसका हीटिंग इफेक्ट, इसका हीटिंग इफेक्ट, है ना, इन दोनों का रिएक्शंस, ये सब पूछ लेगा, है ना। आइए N2, ये कॉम प्रोपोर्शन रिएक्शन है, देखो -3 माइनस +3, -3 + 3, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलकर एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, 0, है ना, तो उसको बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शन। और अगर इसका उल्टा होता है कि ये जो है वो कम और ज्यादा में टूट जाए, ये उल्टा सोचो, तो उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। ये डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा होता है बेटा, ये डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा होता है। N2 के बारे में कुछ चीजें आप सभी जानते हैं, ये कलरलेस ऑर्डरलेस डायमैग्नेटिक गैस होती है। बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका 3 होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने सीखा है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसमें ना कलर होता है ना पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ना, कुछ नहीं, डायमैग्नेटिक होता है। बॉन्ड 3 होता है, बॉन्ड ऑर्डर, और इसकी बॉन्ड एनर्जी अच्छी खासी होती है ना, अच्छी खासी। रीजन है N ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 3 बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। N ट्रिपल बॉन्ड N के ये तीनों बॉन्ड की टोटल मिला के जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनर्ट होता है। ये खुद तो इनर्ट होता ही है, लेकिन आप कभी किसी रिएक्शन में अगर इसको मिला दो तो उस रिएक्शन को भी कम कर देता है। जैसे मान लो आप किसी की रिएक्शन मान लो आप फास्फोरस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो, पहले फास्फोरस की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो, और आपने N2 साथ में मिक्स नहीं करा तो फास्फोरस भर भर के ऑक्सीजन खाएगा, उसका भर भर के ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर आपने साथ में जैसे ही N2 मिलाया तो N2 मिलाते ही फास्फोरस जो है वो इनर्ट मीडियम में आ जाएगा, यानी कि उतना ऑक्सीजन नहीं खा पाएगा जितना खा रहा था। यही कारण है कि फास्फोरस की P4 की 2 रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। P4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P4O10 देता है, जबकि P4 ऑक्सीजन प्लस N2 दोनों के साथ रिएक्शन करके P4O6 ही देता है। कारण अब उसका ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों नहीं जा सका, क्योंकि साथ में N2 मिल गई बेटा। तो इसीलिए ये इनर्ट मीडियम क्रिएट करने के काम आता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने का फायदा उठाया जाता है। कई बार हमको इनर्ट मीडियम की जरूरत पड़ती है बहुत सारी रिएक्शंस में। चलिए फिर है रिएक्शंस ऑफ N2। N2 की रिएक्शंस क्या हो सकती है, किसी N2 कभी भी कोई भी नाइट्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल नाइट्राइड्स देता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में 2000 केल्विन पे रिएक्शन करके NO बनाते हैं। क्यों, क्योंकि N2 की जो इनर्टनेस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इतना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। N2 + 3H2 ट्वाइस NH3, ये होता है आपका हैबर्स प्रोसेस, ये अमोनिया के प्रिपरेशन में काम आता है, अमोनिया का प्रिपरेशन में काम आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि अमोनिया होता कंपाउंड होते तो हम जरूर पढ़ते। जैसे हम बात करें फास्फोरस की, कुछ रिएक्शंस देखते हैं, ये देखो सारी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फास्फोरस देखो, हम एलिमेंट पकड़ रहे हैं, हमने N2 पकड़ा है तो उस फैमिली के अंदर हम P4 भी पकड़ेंगे, तो P4 NaOH के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रपोर्शनेट होता है, PS3 और NaH2PO2 -3 + 1, ये देखो 0 से -3 + 1, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो गया। P4 + Cl2, P4 + Cl2, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, यानी फास्फोरस +5 में आ गया। कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो कम ऑक्सीडाइज होगा, यानी 0 से 3 में ही जा पाया, यहाँ 0 से 4 में 5 में चला गया। तीनों रिएक्शन याद हो गई। ये रही वो रिएक्शन, दोनों अभी एक साथ याद करवा देता हूं। जब P4O2 के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें
P4O10 आता है, ज्यादा ऑक्सीजन खा रहा है ये 10। और जब आप साथ में N2 मिलाते हो तो वो इनर्ट मीडियम क्रिएट करता है, तो वो खुद तो नहीं टूटता है ऑक्सीजन को भी बोलता है कि ज्यादा पागल मत हो उस P4 के पीछे, तो इसीलिए सिर्फ 6 ऑक्सीजन ही खा पाता है इनर्ट मीडियम की वजह से। फिर P4 प्लस SOCl2 की अगर बात करोगे तो PCl3SO2 और H2Cl2 की आएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है ना, और ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब नहीं रही है, बाकी मैंने इनका लिखा हुआ है किसमें क्या बनेगा। सिंपल सा फंडा है, सल्फर प्लस 6 इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर प्लस 6 इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर सल्फर प्लस 6 वाला लेते हो तो उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, 5 वाला प्रोडक्ट बनाओ। अगर सल्फर 4 वाला लेते हो तो थोड़ा कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो 0 से 3 तक ही जा पाएगा। प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा। इससे PCl3 बनता है और इससे PCl5 बनता है। ये आपके फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड को पानी में फेंकोगे तो क्या होगा, फॉस्फाइड का मतलब P3 माइनस होता है, पानी के साथ रिएक्शन करके PH3 बना लेगा ये लो। इसी तरह से ये भी सेम है, फॉस्फाइड को H प्लस, इस बार H प्लस HCl दे देगा, उस बार H प्लस पानी दे रहा था। साथ वाला प्रोडक्ट ये कैल्शियम के साथ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड चिपकेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम के साथ क्लोराइड चिपकेगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड नहीं है वहां पर, यहाँ पे H, यहाँ H प्लस और Cl माइनस है, वहां H प्लस और OH माइनस था, तो यहाँ कैल्शियम किसके साथ भागेगा, Cl के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ये ग्रुप 15 की रिएक्शन हो गई। अब हम ग्रुप 16 पे आते हैं। ग्रुप 16 में वही पहले कॉमन रिएक्शंस पढ़ते हैं, फिर आ जाएंगे एलिमेंट्स पे, प्रॉपर एलिमेंट्स पे, ऑक्सीजन और वो देखेंगे। ग्रुप 16 अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएगा, सारे के सारे एसिडिक होते हैं नेचर में। जैसे SO2 रिड्यूसिंग होता है, TeO2 ऑक्सीडाइजिंग होता है ना। और ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, सल्फर +4 सल्फर 6 + 6 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। टेल्यूरियम +2 में टेल्यूरियम +4 जो है उसमें टेल्यूरियम +2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेटा देख के पता लगता है कि टेल्यूरियम +2 इज मोर स्टेबल। तो ये जाएगा 4 से 2 में, ये जाएगा 4 से 6 में, इन दोनों के रास्ते अलग हैं। ये 4 से 6 में जाना चाहता है तो ये रिड्यूसिंग नेचर का हो गया, ये अपना ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है, और ये अपना रिडक्शन करवाना चाहता है। जो अपना रिडक्शन करवाना चाहता है मतलब वो 4 से 2 में जाना चाहता है, और रिडक्शन करवाने के कारण जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है भाई, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर अगर हम दूसरी चीज देखें तो अगर हम ग्रुप 16 के हेलोजन के साथ रिएक्शन देखें तो हमको डाई हेलाइड्स मिलते हैं, हमको टेट्रा हेलाइड्स मिलते हैं, हमको हेक्सा हेलाइड्स मिलते हैं, है ना। जो SF4 वगैरह जो टेट्रा हेलाइड्स टाइप के आपने देखे हैं वो sp3d होते हैं, सीसो ज्योमेट्री होती है। केवल EF6 स्टेबल होते हैं, यानी कि हेक्सा हेलाइड्स में सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड स्टेबल होते हैं। रीजन कि फ्लोरीन छोटा है तो नंबर में 6 जुड़ सकता है। अगर बड़ा एलिमेंट ले लोगे जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लोगे तो उनकी साइज बहुत बड़ी है, साइज बड़ी होने की वजह से वो 6 नहीं लग पाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो वो जो ये एग्जिस्टेंस इसलिए नहीं होता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या होता है, ये नहीं इस तरह से कर पाते। अब आ जाते हैं आगे ग्रुप 16 की वैसे वाली रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे हमने N2 और फास्फोरस की देखी तो इसमें हमारे पास क्या है, O2 O3 मेनली हम ये पढ़ेंगे, ओजोन और ऑक्सीजन। उसमें भी ओजोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन को डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं, गैस होती है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग में सब जानते हो, अब MOT में पढ़ा हुआ है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सिखाया हुआ है। कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, ठीक है बेटा, कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है। बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, ये भी लिख दो चलो, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, वो भी MOT में हम पढ़ चुके हैं। इसकी प्रिपरेशन, बहुत सारे ऑक्साइड को गर्म करो, ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे ऑक्साइड को अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो तो ऑक्सीजन मिलेगी। PbO2 ऑक्सीजन मिलेगी, Pb2O3 ऑक्सीजन मिलेगी, H2O2 ऑक्सीजन मिलेगी, KClO3 ऑक्साइड है, ऑक्सीजन मिलेगी, K2Cr2O7 साथ में ऑक्सीजन मिलेगी, KMnO4 ऑक्साइड है, फिर से ऑक्सीजन दे रहा है, Ag2O ऑक्सीजन दे रहा है, HgO ऑक्सीजन दे रहा है, नाइट्रेट है,
तो वो भी ऑक्सीजन देते हैं। हाई फाई नाइट्रेट जो होते हैं वो 3 टुकड़ों में टूटते हैं और तीसरा टुकड़ा जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। यानी बहुत सारे ऑक्साइड्स को हीट करते हो और हाई फाई नाइट्रेट्स को, मतलब नाइट्रेट्स भी सारे बोल लो आप, ऑलमोस्ट नाइट्रेट्स और ऑक्साइड्स को गर्म करने पे ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन है। जो कॉमन इंपॉर्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशंस हैं वो ये रहे। ये स्मॉल स्केल पे होने वाली रिएक्शन है, लेबोरेटरिकल स्केल पे होने वाली रिएक्शन है। क्लियर है बेटा? चले आगे। ये ऑक्सीजन की प्रिपरेशन हो गई। लार्ज स्केल कैसे होगा? तो दो तरह से होता है। आप पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो। पानी में क्या होता है, H+ और O2- टाइप के दो आयंस होंगे। कैटायन कैथोड पे जाएगा तो कौन सी गैस बनाएगा, ये कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होगा तो H2 गैस तो हमको कैथोड से मिलेगी। ये एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा तो O2 गैस हमको एनोड से मिल जाएगी। तो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। बाई एयर, हवा से कैसे कर सकते हैं? ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, क्योंकि इंडस्ट्री को तो सस्ता चाहिए सब कुछ, हवा से ही डायरेक्ट ऑक्सीजन बना लो। हवा यानी कि एयर, एयर में सिर्फ O2 नहीं होती लेकिन O2 होती है, ये सबको पता होता है। एयर जो है वो मिक्सचर होता है O2 N2 CO2 एंड H2O, दैट मींस द मॉइस्चर। ठीक है, तो पहले मॉइस्चर हटा दो। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसकी वजह से यहां से -H2O हो जाएगा। अब हमारे पास 3 बचे O2 N2 CO2। अब CO2 एसिडिक होता है तो यहां से हमने -CO2 कर लिया। क्या हमने उसको बेस दिखाया? बेस दिखाया तो एसिड को लेके भाग गया। अब हमारे पास बच गया O2 N2। O2 N2 में हमने पहले ये जो गैस है इनको हाई प्रेशर पे लिक्विड बनाया। पहले हमने इसको कहाँ बनाया? लिक्विड। जब दोनों के मिक्सचर को लिक्विड बनाया, अब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास जो है वो अलग है। तो हमको पता है कि अब पहले लिक्विड बना दिया, फिर हमने डिस्टिलेशन किया, वापस से गैस बनाया, वापस से वेपर बनाया। तो जो हल्का होगा उसका डिस्टिलेशन पहले होगा, N2 पहले वेपर बन गया, O2 नीचे रह गया, हमारा सेपरेशन हो गया। सेम चीज N2 के लिए भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर N2 और O2 ही तो अलग हो रहे हैं। तो N2 की भी प्रिपरेशन आप इससे कर सकते हो और O2 की भी प्रिपरेशन आप इससे कर सकते हो। ये क्लियर है भाई? लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ O2। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ O2। खूब सारी रिएक्शंस होती है। O2 की रिएक्शंस से क्या उम्मीद लगाओगे? ऑक्साइड्स ही बनाएगा। कार्बन ऑक्साइड बना दिया, फॉस्फोरस ऑक्साइड बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, सल्फाइड। ये रोस्टिंग होता था एक जमाने में, रोस्टिंग मेटलर्जी के अंदर पढ़ते थे, ये रोस्टिंग है। सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हीट किया, ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर HCl की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये -1 जो है ये 0 में चला जाता है, इसको बोलते हैं डेकन्स प्रोसेस। ये Cl2 की प्रिपरेशन में काम आता है। SO2 के इस रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करते हो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 की प्रिपरेशन में काम आता था। हालांकि अब H2SO4 और कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह ये सब नहीं पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट उन्होंने पी ब्लॉक के लिए लिख दिया है, तो उतना डिटेल में अब पी ब्लॉक नहीं आएगा। ओके, ओजोन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, ओजोन क्या कहता है? ओजोन ऐसा होता है, सभी जानते हैं। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, ये 3 बॉन्ड है, 2 में डिवाइड हो जाएंगे, 3/2 यानी कि 1.5 एवरेज बॉन्ड ऑर्डर होता है। इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज -1, इस पर +1 और इस पर 0 होता है, फॉर्मल चार्ज वगैरह की अगर हम बात करें। फिर हम ओजोन के बारे में और क्या सीख सकते हैं? ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, वेरी रिएक्टिव होती है ना। सी लेवल पे तो मिलती नहीं है, करीब करीब 20 किलोमीटर ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में वो मिलती है। प्रिपरेशन इसकी ऑक्सीजन से करवा सकते हैं, प्रिपरेशन इसकी ऑक्सीजन से करवा सकते हैं। ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2.0 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। बात को समझना पहली चीज। तो दूसरा, इसका डेल्टा जी जो इस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी है, यानी कि डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि O2 से O3 की तरफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप इलेक्ट्रोलाइसिस करंट वगैरह से करवा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो इसको भी कैसे तैयार किया जाता है, वो तो रही रिएक्शन। अब होता कैसे है कि एक ट्यूब होती है जिसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाला जाता है और उस ट्यूब में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाए जाते हैं, यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो तड़ातड़ तड़ातड़ बिजलियां गिराई जाती है। और जब ऐसा होता है तो इधर से गई ऑक्सीजन, इधर से जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? 10% ओजोनाइड ऑक्सीजन। आज भी इतनी औकात नहीं है कि आप ये बोल दो कि इधर से आप ऑक्सीजन डालो और इधर से प्योर ओजोन मिल जाए, नहीं।
आपने ऑक्सीजन तो डाली है, मैक्सिमम वो ऑक्सीजन ही लिख लेगी उसके अंदर, लेकिन 10% ओजोन की क्वांटिटी आ जाएगी, 10%, सिर्फ 10%। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस फेवरेबल ही नहीं है। कोई अपनी हायर एनर्जी से, मतलब किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, और किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है वो तो लेस स्टेबल हो गया। कोई अपनी हायर स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी की तरफ क्यों जाएगा? इसीलिए ये फेवरेबल प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए इसको करंट से करवाया जाता है। तो यहां पर सीधी बात यह है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओजोन बनना ये पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी इनफैक्ट एब्जॉर्ब होती है, सारा उल्टा काम है। अब बात आती है कि मैं ये बोल दूं कि ओजोन फिर O2 में टूटना तो फेवरेबल ही होगा। अगर ऑक्सीजन से ओजोन बनना फेवरेबल नहीं है तो ओजोन से ऑक्सीजन बनना तो फिर फेवरेबल ही फेवरेबल है। तो वही बात है। तो ये तो हो गई प्रिपरेशन, कहां से कहां से कहां से कहां से कहां से, 3 से 2 आ रहे हैं। आप मॉलिक्यूल्स भी देख लीजिए, दोनों गैस हैं बेटा, दोनों गैस हैं, तो 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल की तरफ आ रहे हो आप। तो आप तो गैस के मॉलिक्यूल कम भी कर रहे हो, यानी कि तो आप तो एंट्रोपी भी घटा रहे हो, यानी कि एंट्रोपी वाला फैक्टर भी खत्म, डेल्टा एस वाला फैक्टर भी खत्म, डेल्टा एच वाला फैक्टर भी खत्म, बिकॉज ये 2 पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर से आप 1.5 की तरफ जा रहे हो। तो ये तो दोनों ही खत्म हो गए। अब बात आती है कि अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन की बात कर ले, तो अगर डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन की बात कर ले तो फिर तो हमारे ऐसा होगा कि ये तो लिए दिए ही बैठा होगा। ये देखो, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन की बात करते हैं। अब हमारे लिए सारी चीजें बढ़िया हो गई। देखो, 2 मोल, 2 मॉलिक्यूल गैस के, अब आप बना रहे हो 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप एंट्रोपी भी बढ़ा रहे हो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हो, ये 2 मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल है, आप एंट्रोपी भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, दूसरा, आपकी एनर्जी यहां 1.5 बॉन्ड ऑर्डर से आप 2.0 में जा रहे हो, यानी कि आप बॉन्ड भी बढ़ा रहे हो, और बॉन्ड बढ़ा रहे हो तो अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, और अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, इसीलिए एंथैल्पी भी नेगेटिव आएगी। दोनों फैक्टर आपको देखो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है नहीं होता है? अगर एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाए, एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाए, जो कि इस केस में हो रही है, क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल गैस के बना रहे हो तुम, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अब अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और एंथैल्पी नेगेटिव हो रही है, इसकी जितनी पॉजिटिव वैल्यू करनी है कर लो, आगे बैठा माइनस इसको माइनस ही बनाएगा, यानी कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू तुम्हारी इस वाली नेगेटिव को बढ़ाएगी, और ये वाली नेगेटिव, और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है इस केस में, तो ये दोनों मिलकर डेल्टा जी को खूब सारा नेगेटिव करेंगे। बहुत कम ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एंथैल्पी फैक्टर एंड एंट्रोपी फैक्टर एक साथ काम करते हैं, बहुत कम ऐसी रिएक्शंस होती है, बहुत कम, बहुत कम। ये उनमें से एक गिनी चुनी रिएक्शन है जिसमें एंथैल्पी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जनरली हम जितनी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं उसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी अलग दिशा में चलती है, यहां पे अलग दिशा में नहीं है। बोथ फैक्टर्स री-इन्फोर्स ईच अदर। री-इन्फोर्स का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में काम करना, उसको उसी डायरेक्शन में सपोर्ट करना, दो मिलके एक ही तरफ काम करे, री इन्फोर्स ईच अदर एंड मेक डेल्टा जी हाईली नेगेटिव, हाईली 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 नेगेटिव। यानी कि ये प्रोसेस ओजोन का टूटना हाईली स्पॉन्टेनियस है। यही कारण है कि एनसीईआरटी ने एक बात लिखी हुई कि ओजोन के लार्ज स्केल पे स्टोरेज को अवॉइड किया जाता है। अगर ओजोन बना के तुम बहुत सारी ओजोन बना के स्टोर कर देते हो तो ओजोन की टेंडेंसी है ऑक्सीजन में टूटने की। ओजोन की टेंडेंसी क्या है? ऑक्सीजन में टूटने की। और तो और आपने एक कंटेनर के अंदर ओजोन भर दी, वो धीरे 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 ऑक्सीजन में टूट जाएगी, क्योंकि हाईली स्पॉन्टेनियस है, अपने आप टूट जाएगी। जरा बताओ, आपने कंटेनर में तो 2 मॉलिक्यूल के हिसाब से भर रखी थी, अब वो जब टूटती है तो गैस के मॉलिक्यूल बढ़ाती है, और जब गैस के मॉलिक्यूल बढ़ाती है तो प्रेशर इंक्रीज होगा दीवारों पे, उस वेसल की दीवारों पे प्रेशर इंक्रीज होगा और वहां पे एक ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि आप ओजोन का स्टोरेज ना करें बहुत ज्यादा मात्रा में, जब चाहिए तब बनाएं, बहुत लंबे समय तक के लिए आप इसको स्टोरेज ना करें। रिएक्शंस ऑफ O3। O3 is a powerful oxidizing agent capable to release nascent oxygen, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है भाई, कलर्ड सब्सटेंस में आप कभी भी ऑक्सीजन मिलाओगे तो वो नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी तो वो कलरलेस हो जाएगा। ये खूब सारी रिएक्शंस इसकी दी हुई है ना, ऑक्सीडाइजिंग है,
तो देख लो ऑक्सीडाइजिंग कैसे है, ये -2 है, ये +6 है, हो गया ऑक्सीडाइज। -2 है, 0 है, हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये +2 है, ये +4 है, हो गया ऑक्सीडाइज। और ये जो ओजोन की इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है, this reaction explains how O3 layer is depleting by NO exhausted by supersonic jets। जो NO सुपरसोनिक जेट से एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो हमारी ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और NO2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। मतलब वो NO जो सुपरसोनिक जेट से NO रिलीज होता है वो ओजोन लेयर की ओजोन खा रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ओजोन मजबूर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, कर देगा। यही कारण है कि ये जो सुपरसोनिक जेट वगैरह है, ये हम पढ़ते थे ना, ओजोन में छेद हो गया, ओजोन में छेद हो गया, वो ओजोन में छेद होना डिप्लीटिंग, उसको कम कर रहे हैं बेटा। ग्रुप 17 की बात करते हैं। पहली रिएक्शन इनके ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सारे ऑक्साइड्स बनाएंगे, हेलोजन सारे ऑक्साइड्स बनाएंगे जो कि मोस्टली अनस्टेबल है। फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके OF2 बनाएगा या O2F2 बनाएगा। O2F2 जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन की कहीं जरूरत पड़ती है तो ये कहता है कि मेरे पास फ्लोरीन है, मैं दे दूंगा। और जरूरत कहाँ पड़ती है? यूज टू रिकवर प्लूटोनियम फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल इन फॉर्म ऑफ PuF6। जब प्लूटोनियम और यूरेनियम दो न्यूक्लियर फ्यूल हम पढ़ते हैं, प्लूटोनियम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारा प्लूटोनियम बिना जले वेस्ट में चला जाता है, जबकि ये बहुत महंगे होते हैं। हम चाहते हैं कि जो वेस्ट गया है उसमें सारा का सारा प्लूटोनियम जल के जाए, ये लेकिन बिना जले चला जाता है। तो फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल यूज टू रिकवर PU, मतलब आप चाहते हो कि जब वो जल जाए तो उसमें सामने कचरे में PU खराब ना जाए, तो हम क्या करते हैं, उस कचरे का ट्रीटमेंट O2F2 के साथ करवाते हैं। उस कचरे में से ये O2F2 PuF6 की फॉर्म में प्लूटोनियम को निकाल के लाता है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब है उसको फ्लोरीन खिला के उठा के ले आएगा। बोले चल रहे प्लूटोनियम किस फॉर्म में उठा के लाया? PuF6। बाद में आप PuF6 से वापस प्लूटोनियम जो है वो निकाल लेते हो दूसरी रिएक्शन के साथ। और कहा जाता है कि फ्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑब्वियसली फ्लोरीन की EN ज्यादा है, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की जो जो भी बनता है, अब आप इसको ऑक्साइड बोलो या फ्लोराइड बोलो, ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई। तो NCERT ने कहा कि हम इनको ऑक्साइड नहीं बोल देंगे क्योंकि रूल्स आर रूल्स। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको बाद में लिखा जाता है, बाद में बोला जाता है और नाम के आगे आइड लगाया जाता है। वापस सुनो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसे बाद में लिखा जाता है, बाद में बोला जाता है और बोलने के साथ सफिक्स आइड यूज किया जाता है। यानी इसको फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बोल सकते आप। है, मैं मानता हूं ये ऑक्साइड ही है, मानता हूं, क्योंकि आप ऑक्साइड का क्या मतलब समझते हो? फ्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, फ्लोरीन ऑक्साइड। लेकिन मैं बोलूं कि ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड भी तो हो सकता है। तो यही है, दीज आर एसेंशियली फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। रीजन, EN ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। जिसकी EN ज्यादा होती है उसे बाद में लिखा जाता है, बाद में बोला जाता है और नाम के आगे क्या लगाया जाता है बेटा? आइड लगाया जाता है। क्लियर है भाई? ये हो गई आपकी ग्रुप 17 में फ्लोरीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब क्लोरीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सारे के सारे एक्सप्लोसिव होते हैं। ब्रोमीन की बात करते हैं, Br2O, BrO2, BrO3 टाइप के, वेरी वेरी लेस स्टेबल, है ना। इनफैक्ट अगर हम इनके स्टेबिलिटी की बात करें तो आयोडीन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर क्लोराइड का, फिर Br का, ये सबसे पीछे आ जाता है Br। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है कि ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन आर लेस स्टेबल। रीजन है, देखो आयोडीन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है क्योंकि इसकी बहुत कम हो जाती है। तो इसमें तो आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, कारण कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है तो बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो इसमें तो आयनिक कैरेक्टर की वजह से प्लस माइनस डेवलप हो गए, वो प्लस माइनस एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला जो क्या हो गया, ये बॉन्ड तो वैसे ही स्ट्रांग हो गया, इसलिए आयोडीन का ऑक्साइड थोड़ा स्टेबल हो गया। क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन इसलिए स्टेबल हो जाता है क्योंकि क्लोरीन की साइज जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, तीसरे पीरियड का ही है। तो वो क्या करता है, क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन क्या कर सकता है? पाई बॉन्ड बना सकता है। और हम पढ़ते भी हैं ClO3- ClO4-, है ना, पढ़े हमने। तो मल्टीपल बॉन्ड बना के वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखो ये जीत गया आयनिक कैरेक्टर की वजह से, ये जीत गया
डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। इससे पूछा तू बता तेरे अंदर क्या है, बोला मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम भी नहीं है कि मैं आयनिक कैरेक्टर डेवलप कर सकूं ऑक्सीजन के साथ। दूसरा, मैं मारा गया अपनी साइज से, मेरी साइज इतनी बड़ी है कि मुझे डबल बॉन्ड बनाना भी नहीं आता, मेरे से नहीं बनेगा पाई बॉन्ड। तो बोला तू तो है ही बेकार, ये दोनों में ही कमजोर रह गया, इस वजह से बेचारा ये पीछे रह गया। ब्रोमीन लैक्स बोथ आई लीस स्टेबल, ब्रोमीन के अंदर, ये बेचारे के अंदर दोनों टाइप की क्वालिटी नहीं आई। या तो उसकी आयोन, या तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन जितनी कम होती तो वो कह पाता कि मैं भी आयोडीन की तरह स्टेबल हो जाऊंगा, या वो बोलता कि मेरी साइज क्लोरीन जितनी होती तो वो बोलता मैं भी डबल बॉन्ड बना लूंगा। लेकिन वो तो दोनों तरफ से मारा गया, उसकी तो किस्मत ही खराब है ब्रोमीन की तो बेटा, इसलिए। ठीक है भाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है। आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो I2O5, I2O4, I2O5 और I2O7 टाइप के कुछ सॉलिड और कलरफुल ऑक्साइड डेवलप करेगा। ये कलर, ये वो सब गैसियस है, ये कलरफुल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। I2O5 इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रदूषण जांच करने, पॉल्यूशन चेक करते हैं ना हम हमारी गाड़ियों का, वो पॉल्यूशन इससे चेक किया जाता है, I2O5 से किया जाता है बेटा। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर ये हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करे ग्रुप 17 वाले तो क्या करेंगे। अब देखो, हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन। बट दो हेलोजन डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे, है ना। हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, दूसरा हेलोजन ये वाला दूसरे टाइप का हेलोजन, तो इसको हमने लिख दिया एक्स और एक्स डैश टाइप। ठीक है, दोनों डिफरेंट होंगे, तो कैसे कैसे बन सकते हैं, एक्स एक्स डैश +1 +3 +5 +7, है ना। इस तरह से इंटर हेलोजन्स, इतने तरह के इंटर हेलोजन्स बन सकते हैं। आपको पता है कि दो हेलोजन सेम तो है नहीं, यानी एक हेलोजन अलग है दूसरा अलग है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, तो ये सारे के सारे पोलर होंगे ना कि नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्शन ज्यादा रखते हैं, है ना। अट्रैक्शन की अगर बात करें, अट्रैक्शन की अगर बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके सरफेस पे चार्ज होता है जिसकी वजह से इनका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और इन पे कोई सरफेस पे चार्ज नहीं होता तो इनके अंदर एलडीएफ होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी बोलते हैं जिसको लंदन डिस्पर्सन फोर्स। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि डाइपोल डाइपोल इज मोर स्ट्रॉन्ग देन एलडीएफ। यही कारण है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंटर हेलोजेंस आर हायर देन सिंपल हेलोजेंस। सिंपल हेलोजन मतलब क्या होता है बेटा, X2, और इंटर हेलोजन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्स डैश। ये X2 टाइप के मॉलिक्यूल है, F2 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 Cl2 Br2 ऐसे टाइप के हैं, Br है, पोलर नहीं है बेचारा, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, ClF IF7 BrF3 इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है भाई, और ये सिंपल हेलोजेंस होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, ये आपके इंटर हेलोजेंस होते हैं। ये क्या है, आपके इंटर हेलोजेंस। आ जाओ और चीज सीखते हैं इंटर हेलोजेंस के बारे में। जो भी X1 है वो लीनियर होंगे, X3 वो बेंट टी शेप के होते हैं इंटर हेलोजन, +5 वाले जो होते हैं वो स्क्वायर पिरामिडल होते हैं, +7 वाले होते हैं वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होते हैं। एक एक दो दो एग्जांपल्स मैंने वहां पे लिखे हुए हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर जुगाड़ है, फिक्स है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो क्या है, फिक्स है। फिक्स फॉर, दिस वन इज फॉर फ्लोरीन, I for inter halogen and X for halogen other than fluorine, because fluorine वहां जा चुका है। आप बोलोगे फ्लोरीन वहां क्यों आ गया, अपने बाकी साथियों को क्यों भूल गया, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड लोन पे रिपल्सन की वजह से क्या होता है बेटा, वीक होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड लोन पे रिपल्सन की वजह से क्या होता है, वीक होता है। ठीक है भाई, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो जुगाड़ क्या है, फिक्स, याद रहेगा। फिर ग्रुप 17 की और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं, ग्रुप 17 की रिएक्शंस देख लेते हैं। ये लो, Cl2 और HCl अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दो। HCl Cl2 देख लेते हैं काफी। हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसमें भी ये दोनों स्ट्रॉन्ग और ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F- आयन ज्यादा होती है। F- जो है वो एक्वस मीडियम में जाकर बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए उसको SRP के हिसाब से आप खुद भी जानते हो कि SRP में फ्लोरीन जो है वो सबसे नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाईली खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हेलाइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि ये माइनस वाले, ये है हेलोजेंस, ये है हेलाइड्स, तो ये हो गए वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं।
तो F2 जो है वो किस किस को रिड्यूस कर सकता है? F2 अपने बाद आने वाले सारे हेलाइड्स को कर सकता है। अपने बाद मतलब Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? Cl Br I। Cl2 किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है? तो अपने पीछे आने वाले दोनों को कर सकता है। कैसे कैसे? Br और I को कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइज ही तो कर रहे हैं बेटा। ये देखो -1 से 0 में पहुंचा रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज कर दिया, ये ऑक्सीडाइज कर दिया। Br2 किसको कर सकता है? तो Br2 के बेचारे के पीछे एक ही हेलाइड आ सकता है, और वो क्या हो सकता है? I माइनस, तो ये सिर्फ I माइनस को कर सकता है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है कि हर एक हेलोजन अपने से हायर एटॉमिक वेट वाले हेलाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या बोला? हेलोजन हेलोजन अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले, एटॉमिक मास वाले हेलाइड्स को कर सकता है। अपने से ज्यादा एटॉमिक मास का मतलब क्या है? जो उसके बाद आ रहे हैं उनके हेलाइड्स। तो फ्लोरीन किस किस से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है? Cl माइनस Br माइनस I माइनस। क्लोरीन किससे छीन सकता है? Br माइनस I माइनस। Br2 किससे छीन सकता है? ओनली फ्रॉम I माइनस। तो एनसीईआरटी की इस लाइन का मतलब इन तीनों रिएक्शंस में छुपा हुआ है। फिर आता है ये वाली रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। Cl2 जो है वो, Cl2 और Br2 बेसिक मीडियम में उनका डिस्प्रपोर्शनेशन बढ़ जाता है। पहले पानी के साथ देखते हैं, फिर मीडियम को बेसिक बनाएंगे तो कैसे इंक्रीज होता है वो देखो। पानी के साथ भी डिस्प्रपोर्शनेट होता है, -1 +1 में चला गया। Cl2 पानी के साथ 0 से -1 +1 में चला गया, 11 से याद रखो, -1 +1 11, 1 1, तो डिस्प्रपोर्शनेट हो गया। अब आपने उस पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो NaOH मिलाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि ये शुरू शुरू में तो NaCl और NaOCl हो जाएगा, इस H की जगह क्या आ जाएगा? Na होगा, यही 1 1 वाला ही। लेकिन आपने उसको कंसंट्रेट और हॉट NaOH, यानी कि अब आपने मीडियम को बहुत ज्यादा बेसिक कर दिया। अब जब बहुत ज्यादा बेसिक करोगे तो देखो -1 से कम तो क्लोरीन जा नहीं सकता, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। लेकिन क्लोरीन +7 तक जा सकता है, जिसमें से ये +5 दिखा देता है। यानी कि अगर बेसिक मीडियम इंक्रीज करोगे, कंसंट्रेट एंड हॉट NaOH का मतलब बेसिक मीडियम ज्यादा, तो डिस्प्रपोर्शनेट ज्यादा हुआ। पहले डिस्प्रपोर्शनेट 1 1 था, अब 1 + 5 हो गया, यानी कि 15 हो गया। ये 11, ये 15, तो ज्यादा होता है बेटा। 11 15 से याद रह जाएगा। ठीक है भाई। एसिड को बेस पसंद है, क्योंकि ये जो सबसे शुरुआत में बना है ये क्या है? एसिड। आपने इसको बेस मिलाया तो ये रिएक्शन फटाफट फटाफट होने लगी। जैसे ही आपने थोड़ा सा NaOH मिलाया, इस रिएक्शन की रेट बढ़ गई। फिर आपने हॉट एंड कंसंट्रेट मिलाया तो रेट तो बढ़ गई, जो बढ़ गई वहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन भी बढ़ गया। कारण जो पहले एसिड बन रहा था, ये दोनों ही एसिड है, HCl और HOCl। इनमें जब आप बेस मिलाओगे तो इनको मजा आएगा। एसिड बेस रिएक्शन होती है, दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस होती है, इसीलिए ये दोनों रिएक्शन नीचे वाली जल्दी जल्दी होना शुरू कर देती है। सेम चीज आप होमवर्क कर सकते हो। Br2 और Br2 के लिए ये सेम रिएक्शंस आपको लिखनी है, या लाइक NaBr और NaOBr। फिर यहाँ पे लिखोगे NaBr और NaBrO3। सेम प्रोडक्ट आपको लिखने हैं, वही 11 और 15 से। ठीक है बेटा, लिख लोगे। Cl2 की प्रिपरेशन देख लो। Cl माइनस, HCl माइनस, है ना। Cl माइनस की आप मुझे बताओ, ये -1 है। -1 को 0 में लाना चाहते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो भी ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन छीन सके। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? KMnO4, MnO2, F2, ये इसको Cl2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो वो कैसे हो सकती है? Cl माइनस अभी थोड़ी देर पहले देखा था, डेकन्स प्रोसेस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CuCl2 ले लो। इलेक्ट्रोलाइसिस से भी आप Cl2 गैस एनोड पे निकाल सकते हो। रिएक्शंस ऑफ Cl2। अब Cl2 है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ऑक्सीडाइज करेगा। 2 से 3, 2 से 4, +4 से +6, +4 से +6, +4 से +6, प्लस आयरन +2 से, आयरन +2 से +3, -2 से 0, है ना। ये +1 आ गया, ये +2 आ गया, मतलब सारे ये वही सब चीजें। ठीक है भाई, वही सब चीजें ऑक्सीडाइज कर रहा है ये लगातार, और कुछ नहीं। सारी रिएक्शंस हो गई। फिर आता है Cl2 विद NH3, है ना। Cl2 की NH3 के साथ रिएक्शन। Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा लोगे तो -3 को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, तो -3 से +3 पटक देता है। लेकिन अगर आप Cl2 तो लोगे, लेकिन उधर जिस ज्यादा ले लोगे, वो ज्यादा ले लिया, तो ये बेचारा किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा? ये कम को कर पाएगा, इसलिए ये कम को कर पाएगा, मतलब ये -3 से 0 तक ही पहुंचा पाएगा। तो अगर Cl2 ज्यादा हो और अमोनिया कम हो
तो NCl3 बनता है। लेकिन अगर अमोनिया ज्यादा ले लो तो ये कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए उसको -3 से 0 तक ही पहुंचा पाता है। ठीक है बेटा। और साथ में प्रोडक्ट बनते हैं HCl और NH3, जो कि मिलकर फाइनली किस में टूट जाते हैं, NH4Cl में। तो आप इस रिएक्शन के दूसरी वाली रिएक्शन के प्रोडक्ट को N2 + NH4Cl भी लिख सकते हो, बिकॉज पहले तो ये दोनों बनते हैं साथ में, क्योंकि NH3 आप खुद समझो ना, ये कम है ये ज्यादा है, तो सारे अमोनिया थोड़ी N2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं, तो अमोनिया बचेंगे, और जो कन्वर्ट हो जाएंगे N2 में वो तो बनाएंगे साथ में HCl बनाएंगे। जो कन्वर्ट हो गए वो साथ में क्या बना रहे हैं, HCl। और जो अमोनिया बच गया, क्योंकि वो सारा कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, तो वो दोनों मिलके फिर अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 में इतना कुछ साथ खास पूछने को है नहीं, फिर भी देख लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी जीनोन और ऑक्सीजन की लगभग बराबर होती है। यही कारण था कि सबसे पहले PTF6 के साथ एक साइंटिस्ट ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहा था, तो एक रेड कलर का कंपाउंड उसे मिला। उसने ऐसे ही छोटा मोटा बोला कि यार एक काम करते हैं, जीनोन डाल दे के देखते हैं। जब उसने जीनोन मिलाया तो भी रेड कलर का कंपाउंड आया, तो उसके दिमाग में बात आई कि ये दोनों एक तरह से रिएक्शन कर रहे हैं। तो पहला फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस कौन सा था, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस कौन सा था बेटा, ये वाला था, सिंथेसाइज्ड बाय नील बार्टलेट। आपसे कभी पूछे बार्टलेट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो ये है। नील बार्टलेट साइंटिस्ट था, उसको किसने ये दिमाग लगवाया कि भाई ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने जिस तरह से रिएक्शन करी है PTF6 के साथ, उसी तरह से जीनोन ने करी है। रीजन ये रहा क्योंकि जीनोन और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग क्या होती है, सेम होती है। फिर ये चीज है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब डाई एटॉमिक ऑक्सीजन और सिंगल ऑक्सीजन में, सिंगल ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। उसका कारण है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हमको ये बताता है कि जो डाई ऑक्सीजन होती है उसका, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में पड़े होते हैं लास्ट में, π*2px π*2py, और एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो हायर एनर्जी पे होता है। तो ऑलरेडी जहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है वो जगह हायर एनर्जी पे है, तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, वो जल्दी से बाहर आ जाएगा। इस वजह से जीनोन के फ्लोराइड्स कैसे बनते हैं, ऐसी कुछ रिएक्शंस भी एनसीईआरटी में दी हुई है। जब ये खूब सारा हो और ये कम हो तो कम चिपकेगा, XeF2। 1:5 रेशियो में ले लो, ज्यादा चिपक जाएगा, XeF4। 1:20 रेशियो में फ्लोरीन खूब ज्यादा ले लो, खूब ज्यादा चिपका दो, XeF6। या फिर XeF4 को वो फ्लोरीनेटिंग एजेंट दे दो जिसकी बात हमने प्लूटोनियम के साथ करी थी, वो भी XeF6 बना देगा बेटा। फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शंस, फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन का सीधा जुगाड़, जब साथ में एल्कली मेटल हो तो F- डोनर की तरह काम करेगा, और जब P ब्लॉक हो तो F- एक्सेप्टर होगा। जैसे ये आपका PF5 है, P ब्लॉक एल्कली मेटल। देखो एल्कली मेटल जो भी है, एल्कली मेटल, ये एल्कली मेटल्स आर F- डोनर, तो यानी कि इधर से F- जाएगा और इधर चिपकेगा, तो यहां पर मूवमेंट ऐसे होगा, यहां पे मूवमेंट ऐसे होगा, यहां पे भी मूवमेंट ऐसे होगा, यहाँ पे मूवमेंट उल्टा होगा क्योंकि P ब्लॉक है, यहाँ पे मूवमेंट उल्टा होगा, यहाँ पे मूवमेंट उल्टा होगा, और यहाँ पे भी मूवमेंट उल्टा होगा। अब देख लो उल्टा मूवमेंट का मतलब, देख लो इधर से गया तो XeF+ हो गया, और यहाँ एक ज्यादा जुड़ गया तो F- हो गया, यहाँ से भी गया तो ये प्लस बन गया 3 वाला, वो 6 वाला माइनस बन जाएगा। बड़ा नंबर चेंज कर लो, ये 3 कर दो, ये 6 कर दो। फिर यहाँ पे उल्टा है, इधर आएगा, ये सीजियम तो रह गया सिर्फ प्लस, और वो माइनस बन गया, वो भी 7 वाला। सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे है। ये देखो ये इधर जाएगा तो ये तो बन गया XeF+ और BiF6-, ये इधर जाएगा तो ये बन गया क्या, XeF5+ और SbF6- बन गया। ये सीधा जुगाड़ है, जुगाड़ आपको मिल गया। ठीक है बेटा, चलिए तो ये P ब्लॉक जो है वो मैंने अपना पूरा करवा दिया है। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें बच रही है। एक चीज तो आपको, दोनों चीजें आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, एक के नोट्स में अटैच कर दूंगा, एक के तो मैं नोट्स अटैच करके जा रहा हूँ। तो मैंने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है जो जो हमारा नया सिलेबस है, इनफैक्ट उससे एक स्टेप ऊपर ही करवाया है, आपको चिंता ना करें बिल्कुल भी। अब मेरा ये कहना है कि आपको एक तो एनोमेलस प्रॉपर्टीज जो है वो एनसीईआरटी से पढ़नी है, और एक एलोट्रॉप्स आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, जो कि कार्बन, फास्फोरस और सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन, सल्फर और फास्फोरस के एलोट्रॉप के नोट्स मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। डायरेक्ट नोट्स है, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना।
मतलब डायरेक्ट आप रीडिंग लगाओगे तब भी समझ आ जाएगा, और नहीं तो आप एनसीईआरटी से तो पढ़ ही लेना। ठीक है भैया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लास्ट में नोट्स ऐड करके जा रहा हूँ, शुक्रिया।